गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही विशेष टॉपिक, जो जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, झारखंड के लिए, ठीक है। 32 जनजातियों में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति संथाल जनजाति के बारे में एकदम जबरदस्त पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर उसमें से बनाएंगे। सबसे पहले पूरा चैप्टर, जैसा मैं बोला हूं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, तो पूरा का पूरा चैप्टर यानी संथाल जनजाति का पूरा हिस्ट्री, और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को करेंगे। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। पेशेंस रखकर अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तो संथाल जनजाति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग संथाल जनजाति। तो देखिए, संथाल जनजाति जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। मैं बता ही चुका कि जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। ये मुख्य रूप से झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में, ठीक है, प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, 5 प्रमंडल है टोटल झारखंड में, जिसमें से संथाल परगना में अधिकतर संथाली लोग पाए जाते हैं। एवं धनबाद, बोकारो जिला, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में निवास करती है, ठीक है। तो इतने जिलों में संथाली लोग हैं, इसलिए इनकी जनसंख्या सबसे बड़ी जनजाति है ये झारखंड की, ठीक है। प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटो एस्ट्रोलॉयड श्रेणी में रखा जाता है, यानी संथालियों को जो है प्रोटो एस्ट्रोलॉयड श्रेणी में रखा जाता है। अधिकतर जनजाति झारखंड के प्रोटो एस्ट्रोलॉयड में ही आते हैं। कुछ जनजाति ही किसमें आते हैं? द्रविडियन में आते हैं या द्रविड़ जनजाति में, ठीक है ना। तो इनकी अपनी भाषा संथाली है। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये संथाली भाषा बोलते हैं। और पूछ देगा कि इनकी लिपि क्या है, तो इनकी लिपि ओल चिकी लिपि है, जिस लिपि को रघुनाथ मुर्मू ने बनाया था, ठीक है, ओल चिकी लिपि। तो इनकी लिपि ओल चिकी, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, उसी तरह संथाली की लिपि ओल चिकी लिपि, ठीक है। ये 12 गोत्र में विभाजित है, जो मुर्मू, ठीक है, हासदा, सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, बास्के, बेसरा, पोरिया, टुड्डू, गेंडुवार, चोड़े और मरांडी है, ठीक है। अधिकतर टाइटल इसमें आप सुने भी होंगे, ठीक है, जानते भी होंगे, है ना। तो 12 तरह के इनके क्या है? गोत्र है। 12 तरह के गोत्र है। यह भी एक क्वेश्चन है कि संथालियों में कितना गोत्र है, तो 12 गोत्र है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, अगला, संथाल सुव्यवस्थित गांव में रहते हैं। गांव के बीच में इनका माझी थान होता है। क्या होता है? माझी थान। गांव के बीच में एक स्थान होता है जहां पे माझी रहते हैं, उसको बोलते हैं माझी स्थान। और ऐसे बोलते बोलते हम बोलने के क्रम में लोग क्या बोलने लगे? माझी थान। तो वो नाम ही हो गया माझी थान। जैसे हम लोग स्टेशन को, ऑटो वाले लोग क्या बोलते हैं? टेशन टेशन टेशन। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्टेशन नहीं बोल के टेशन बोलते हैं। तो माझी स्थान यानी माझी जहां पे रहते थे वैसा स्थान, तो माझी थान होता है जहां गांव का माझी पूजा पाठ करता है। गांव का माझी क्या करता है? पूजा पाठ करता है, ठीक है। माझी थान माझी हड़ाम बोंगा, ठीक है, का निवास स्थान माना जाता है, ठीक है। बोंगा मतलब देवता हुए इन लोगों के, ठीक है, भगवान हुए। तो माझी हड़ाम बोंगा जो है ये एक देवता है जो माझी थान में निवास करते हैं। उन्हीं का माझी क्या करता है? पूजा पाठ करता है, ठीक है।
निवास स्थान माना जाता है। गांव की पंचायतें भी प्राय यहीं बैठती है, यानी कोई फैसला लेना रहता है गांव में तो पंचायतें कहां बैठती है? माझी थान में बैठती है। ठीक है। गांव के बाहर एक किनारे सखुआ या महुआ पेड़ों के झुरमुट के बीच जहेर थान होता है। ठीक है। यह भी पूजा वाला स्थल ही है जो गांव के बाहर होता है। एक तो माझी थान गांव के अंदर और एक झुरमुट में, गांव के बाहर जंगली एरिया में झुरमुट में क्या होता है? सखुआ महुआ पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो सखुआ और साल और महुआ पेड़ के झुरमुट में एक जहेर थान होता है। यहां जाहेर एरा के अतिरिक्त संथालों के अन्य प्रमुख देवता निवास करते हैं। यानी संथालों के प्रमुख देवता में से जाहेर एरा भी है और अन्य प्रमुख देवता कहां निवास करते हैं? जहेर थान में। ठीक है। जहेर थान, इसको जाहेर थान भी बोलते हैं। ठीक है। उसमें कौन से देवता है? जाहेर एरा के अलावा और भी प्रमुख देवता निवास करते हैं। ठीक है। इनका सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। ठीक है। देखिएगा किताब में कहीं कहीं मिस्टेक दिया हुआ है, इनका सर्वोच्च देवता दे दिया है मारांगबुरु। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनका सर्वोच्च देवता मारांगबुरु नहीं है, इनका सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है और दूसरा प्रमुख देवता मारांगबुरु है। ठीक है। दूसरा प्रमुख देवता मारांगबुरु है। ठीक है। इन्हें ठाकुर जी, ऐसे इन्हें भी ठाकुर जी बोलते हैं और ठाकुर जी एक अलग देवता भी ये लोग मानते हैं, तो इन्हें ठाकुर जी भी कहा जाता है। गांव के मुखिया का घर बीच में माझी थान के पास होता है, यानी माझी थान गांव के बीच में है और उसी के पास किसका घर है? मुखिया का। किसका? मुखिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा मजा आने वाला है, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप केवल पढ़ते जाइए, बहुत मजा आने वाला है, देखिएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे संथालों का आर्थिक जीवन अन्य जनजातियों की तरह अभावग्रस्त होता है। क्यों अभावग्रस्त होता है? क्योंकि जितने भी बड़े जनजाति है, चाहे वो संथाल हो, चाहे वो हो उरांव, ये सब कृषि पर निर्भर करते हैं और धान इनकी मुख्य फसल होती है। तो देखिएगा कृषि ही इनकी आजीविका का मुख्य आधार है, धान इनकी मुख्य फसल है। इनका भोजन सादा एवं साधारण होता है, सबको पता है। चावल इनका मुख्य भोजन और पोचाई। ठीक है। इस वर्ड को याद रखिएगा, पोचाई, जो चावल की शराब बनती है जिसको हम लोग हड़िया नाम से जानते हैं, उनको संथाली लोग क्या बोलते हैं? पोचाई। ठीक है। यानी चावल की शराब प्रिय पेय है, यानी ये इनका प्रिय पेय पदार्थ है। आप लोग भी पिए होंगे, थोड़ा मीठा मीठा सा लगता है, ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो प्रिय पेय है। संथालों में गोदने का प्रचलन पाया जाता है, यानी संथालों में क्या होता है? गोदने का प्रचलन। देखे होंगे किसी किसी के, आप देखे होंगे किसी किसी के त्वचा में गोदा हुआ रहता है, ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? गोदना। गोदने का प्रचलन पाया जाता है। पुरुष के बाएं हाथ में सिक्के का चिन्ह होता है। पुरुष का बायां हाथ में क्या होता है? सिक्के का चिन्ह होता है। देखिएगा यहां पर सिक्के का चिन्ह होता है। ठीक है। अगर सिक्के का चिन्ह नहीं रहेगा, बिना सिक्के के चिन्ह वाले पुरुष के साथ समाज की कोई लड़की विवाह करना नहीं चाहती, यानी सिक्के का चिन्ह नहीं रहेगा तो समाज का कोई भी लड़की विवाह नहीं करती थी। ये करती थी विवाह, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं है। अब क्या है, समाज थोड़ा सा एडवांस हो गया है तो उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ये प्रथा मौजूद है। ठीक है। संथाली समाज बहिर्विवाही गोत्रों में विभक्त है। बहिर्विवाही गोत्रों में मतलब जो 12 इनका गोत्र है, सेम गोत्र में, यानी मरांडी जो गोत्र है वो मरांडी में शादी नहीं कर सकता है। बहिर्विवाही गोत्र यानी दूसरे गोत्र में शादी होता है। ठीक है इनका, है ना। सगोत्रीय विवाह एक गंभीर अपराध समझा जाता है, यानी अगर सेम गोत्र में विवाह हो गया तो आप क्या कर दिए? गंभीर अपराध कर दिए। जबकि और कास्ट में, अदर कास्ट में या किसी अदर स्टेट में या अदर जाति में
ऐसा नहीं होता है, सेम गोत्र में ही शादी होता है, यहां पे अलग गोत्र होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो ये क्या हो गया, अपराध हो गया, ध्यान रखिएगा, ये अपराध और उसकी सजा मिलती है, ठीक है। उसके आगे में भी पढ़ेंगे कि क्या सजा मिलती है, ठीक है। गोत्र चिन्ह के प्रति असीम श्रद्धा एवं अज्ञात भय भाव बना रहता है। जो गोत्र चिन्ह होते हैं, हर गोत्र का एक चिन्ह होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक टाइटल बोलते हैं तिर्की, ठीक है, तो तिर्की का मतलब होता है चूहा, ठीक है ना। कच्छप, कच्छप का मतलब होता है कछुआ, उसका गोत्र चिन्ह क्या है, कछुआ। तो अगर कछुआ है वो, तो उसका गोत्र चिन्ह कछुआ है, तो उसको कछुआ को मारना नहीं है, कछुआ को हानि नहीं पहुंचाना है, कछुआ को खाना नहीं है, ठीक है। लेकिन तो इस तरह का इसमें भी है, इसमें भी गोत्र चिन्ह हलेक, जैसे मरांडी के लिए कोई होगा पशु प्रमुख, ठीक ना, उसी तरह हेम्ब्रम के लिए कोई पशु प्रमुख होगा। इस तरह से वो उस पशु को क्या करेगा, मारेगा नहीं, हानि नहीं पहुंचाएगा। यानी गोत्र चिन्ह के प्रति असीम श्रद्धा रखना होगा एवं अज्ञात भय भाव बना रहता है, ठीक है ना। गोत्र चिन्ह को मारना, ठीक है, ये लाइन कहीं का लिखा गया है, गोत्र चिन्ह को मारना और नष्ट करना या खाना वर्जित है। हम जैसे बोले अगर कच्छप टाइटल है तो आप कछुआ वाले गोत्र में आते हैं, यानी आपको कछुआ को मारना नहीं है, आपको कछुआ को खाना नहीं है। उसी तरह से सिस्टम किसमें था, संथाल समाज के 12 गोत्र किसी न किसी पशु को मानते होंगे कि ये मेरा गोत्रीय पशु है, तो उसको वो हानि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिएगा, संथाली जाति में अनेक प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। देखिए संथाली जाति में बहुत तरह का विवाह होता है, हर जाति में होता है, उसी तरह से संथाली जाति में भी होता है, ठीक है। जैसे किरिंग बापला, किरिंग जबाई, ठीक है, किरिंग बापला, किरिंग जबाई, इतुत, निर्बोलोक, तुनकी दिलीप दिपिल बापला, घर दी जमाई, सेवा विवाह, सांगा विवाह आदि, ठीक है। ये सब बापला मतलब होता है विवाह, बापला मतलब विवाह, ठीक है। किरिंग बापला यानी किरिंग टाइप का विवाह, ठीक है। निर्बोलोक यानी निर्बोलोक विवाह, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इस सारे विवाह जितना भी लिखा हुआ है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरिंग बापला है। क्या है, किरिंग बापला। और ध्यान रखिएगा सभी शादी का रीति रिवाज अलग अलग तरह का होता है, इसके बारे में पूरा डीप में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले किरिंग बापला विवाह, ठीक है, यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है, यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है। वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को जो वधु मूल्य प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पोन कहते हैं। जैसे किरिंग बापला विवाह यह बहुत सर्वाधिक प्रचलित है और वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को जो वधु मूल्य दिया जाता है, यानी वर पक्ष कन्या पक्ष यानी कन्या के पिताजी को, वर पक्ष के पिताजी यानी दुल्हा के पिताजी क्या देते हैं, ये दहेज की तरह, एक तरह से सगुन बोला जाए, ठीक ना। वधु मूल्य यानी सगुन, हम आपके घर की बहू को लेने आए हैं तो पसंद है तो सगुन दिया जाता है एक तरह से, तो वो सगुन को क्या बोलते हैं, पोन कहते हैं। और ये पोन कुछ साल पहले 12 रुपये फिक्स किया गया था। कितने रुपये, 12 रुपये। समय के अनुकूल लोग कितना भी रुपया देते हैं, लेकिन सगुन को 12 रुपये फिक्स किया गया है, ठीक है। चलिए, संथाल जनजाति मुख्य रूप से बाहा या बा यानी बा परब बोलते हैं इसको, सोहराई, ठीक है, सरहुल, करम, बंधना, एरोक, माघासिम और हरिहारसिम आदि पर्व मनाते हैं। इनके अधिकतर पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित होते हैं। जितने भी जनजाति हैं उन सभी जनजातियों का अधिकतर पर्व कृषि और प्रकृति पर ही निर्भर होते हैं। जैसे यहाँ पे आप सरहुल देख रहे होंगे, ये भी प्रकृति पर निर्भर है, कर्मा भी प्रकृति पर निर्भर है, सारा प्रकृति और खेती वगैरह धान का होता है, उसका कटाई उटाई होता है, उस समय हर एक पर्व कुछ कुछ पर्व मनाया जाता है।
तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे से। और ये जो सारा विवाह पढ़े हैं उसके बारे में जबरदस्त तरीका से अभी नोट्स आगे मिलेगा आपको जिसमें पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, संथालों का परिवार ही उनकी पहली सामाजिक इकाई होती है। ठीक है, प्रत्येक संथाल ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती है। प्रत्येक संथाल गांव में क्या होता है, एक ग्राम पंचायत होती है जिसका प्रमुख क्या होता है, माझी होता है। गांव में एक ग्राम प्रधान होता है, उसका प्रमुख क्या होता है, माझी होता है। ठीक है, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारा पॉइंट निकल के आएगा। वह अपनी पंचायत का सभापति भी होता है। तो बोलेगा पंचायत का सभापति कौन होता है, तो कौन होता है, माझी होता है। ठीक है, माझी को गांव के प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी गांव का प्रशासनिक और न्यायिक यानी न्याय करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है, तो माझी को प्राप्त होता है। ठीक है, वह ग्रामीणों से संबंधित सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। यानी गांव से संबंधित जितने प्रकार का विवाद होगा सबका निपटारा कौन करेंगे, माझी करेंगे। कौन करेंगे, माझी करेंगे। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं कि माझी के नीचे कौन होता है, यानी उप प्रधान कौन होता है। ठीक है, और भी कुछ कुछ पोस्ट होता है, वो सब क्या कार्य करते हैं, सारा चीज पढ़ेंगे। देखिए, पारानिक गांव का उप प्रधान होता है। पारानिक, यहां दिख रहा होगा शब्द आपको, पारानिक गांव का उप प्रधान होता है जो माझी की सहायता करता है। माझी की सहायता करता है। माझी का और एक सहायक जोग माझी होता है। ठीक, यानी पारानिक गांव का प्रधान होता है जो माझी की सहायता करता है, वो उप प्रधान होता है जो माझी का एक और सहायक जोग माझी होता है। यानी माझी क्या है, प्रमुख है, ग्राम पंचायत का प्रमुख है या प्रधान है, समझ लीजिए मेन है। और उप प्रधान कौन है, पारानिक है। और माझी की सहायता करने के लिए एक और है जो जोग माझी, जो समाज के लोगों के आचरण पर निगाह रहता है। जोग माझी क्या करता है, आचरण देखता है कि किसका खराब आचरण है, कौन गंदा आचरण का है, कौन अच्छा आचरण का है। और ये जो जोग माझी है इनका निगाह सबसे ज्यादा युवाओं पर रहता है, क्योंकि युवाएं ही कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए जोग माझी का नजर युवाओं पर रहता है। इसलिए युवाओं का सरदार भी इन्हें कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे, देखिए वह क्या करता है, यह जो जोग माझी है वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है। जोग माझी को संथाली युवक युवतियों का सरदार कहा जाता है। ठीक है, युवक युवतियों का सरदार कहा जाता है। क्यों सरदार कहा जाता है, क्योंकि कोई युवक युवती यदि प्रेम बंधन में है तो उनका शादी करवाने का, उनके घर वालों को मनाने का सारी जिम्मेवारी किनकी होती है, जोग माझी का। इसलिए इनको युवक युवतियों का सरदार कहा जाता है। ठीक है, माझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निष्पादन पारानिक करता है। अच्छा, माझी नहीं रहेगा यानी प्रधान नहीं रहेगा यानी प्रमुख नहीं रहेगा, तो उप प्रधान कौन है, पारानिक। तो ये माझी की अनुपस्थिति में कौन काम करेगा, पारानिक काम करेगा। यानी गांव का फैसला कौन लेगा, पारानिक लेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, संथाल समाज में लोगों से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का एकत्रीकरण गोड़ैत करता है। यानी गोड़ैत का क्या काम है कि ये माझी का एक संदेशवाहक होता है जो पूरे गांव में घूम घूम कर कहाँ क्या समस्या है उस पर पूरा नजर बनाए रखता है। और उसके बाद माझी को आके वो सूचना देता है कि यहाँ गलत काम हो रहा है, यहाँ ऐसा काम हो रहा है, वहाँ ऐसा काम हो रहा है। तो ये कौन करता है, गोड़ैत। कौन करता है, गोड़ैत। वह संदेशवाहक के रूप में सभी प्रकार की सूचनाओं का संप्रेषण उच्च अधिकारियों को करता है। यानी गांव का उच्च अधिकारी यानी गांव का प्रधान कौन, माझी, या उप प्रधान कौन, पारानिक। ठीक है, इन लोगों को कौन बताता है, गोड़ैत जाकर बताता है, संदेश पहुंचाता है। ठीक है, 5 से 8 गांव पर
एक देश माझी होता है, यानी माझी से ऊपर। माझी केवल एक गांव का, हर एक गांव का अलग अलग माझी हुआ, ठीक। और 5 से 8 गांव मिला के एक चुनता है, 8 माझी मिलके एक देश माझी को चुना ना, ठीक है। तो देश माझी होता है 5 से 8 गांव में, ठीक है। ऐसे विषय जिनका निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं हो पाता है, उन विषयों को माझी द्वारा देश माझी के पास निपटाने हेतु भेज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि माझी के पास कोई फैसला देना है माझी को, और माझी असमंजस में पड़ गया है, ये भी माझी का अपना आदमी है और वो भी माझी का अपना आदमी है, तो वो निष्पक्ष कुछ फैसला नहीं ले सकता है, दबाव में आ जाता है। उस स्थिति में माझी क्या करता है, देश माझी के पास ले जाता है। अब देश माझी ही फैसला करेंगे, ठीक है। तो देश माझी के पास निपटारा हेतु भेज दिया जाता है, ठीक है। यानी 5 से 8 गांव पर एक देश माझी होगा, और 15 से 20 गांवों को मिलाकर परगने, क्या कहलाता है, परगना। और परगना का निर्माण होता है, इसका प्रधान परगनैत कहलाता है। क्या कहलाता है, परगनैत। इसका प्रधान परगनैत कहलाता है। और यदि 2 गांवों के बीच का विवाद होता है, ठीक है, कोई भी विवाद, तो उसको कौन सुलझाता है, वही परगनैत, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, देखिए उसी के बारे में, परगनैत के बारे में। यह संथाल समाज की सर्वोच्च प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्था है, ठीक है। ऐसे विषय जिनका निपटारा माझी अथवा देश माझी के द्वारा नहीं हो पाता है, मैं बताया हूं अभी अभी, तो उनका समाधान परगनैत द्वारा किया जाता है। परगनैत एक से अधिक गांव के बीच उत्पन्न विवादों को निपटारा करता है। मैं बोला हूं, मान लीजिए पानी का विवाद, जमीन का विवाद 2-3 गांव के बीच में, कि यहां तक आपका, वहां तक आपका, ये पानी आपका, ये नदी आपका, इस तरह से होता है विवाद। तो उस तरह के विवादों को कौन निपटाता है, परगनैत। और माझी से ऊपर देश माझी, यानी 5 से 8 गांव, और परगनैत 15 से 20 गांव, यानी परगना का मालिक कौन, परगनैत। और 5 से 8 गांव का मालिक कौन, देश माझी। और माझी हर गांव में होगा, ठीक है। चलिए आगे। संथाली समाज में अपराध के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा शारीरिक दंड का प्रावधान है। यानी अगर कोई अपराध किए तो कुछ पैसा फाइन होगा, आपको माफ कर दिया जाएगा, या तो सिचुएशन ये होगा कि आपको समाज से निकाल दिया जाएगा, या तो ये होगा कि 10 बेंत मारा जाएगा, यानी शारीरिक दंड, या 10 दिन के लिए जेल में रख दिया जाएगा, खाना नहीं दिया जाएगा। इस तरह का बहुत सारा प्रावधान होता है। सगोत्रीय विवाह, विजातीय विवाह, गैर जनजातीय यौन अपराध तथा अन्य गंभीर अपराधों के लिए कठोर सजा, बिटलाहा दी जाती है। यानी अगर आप संथाल समाज से है तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि आप सगोत्रीय यानी समान गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। यानी जो आपको टाइटल पढ़े थे, जैसे हेम्ब्रम, हेम्ब्रम से विवाह नहीं कर सकता, मुर्मू, मुर्मू से विवाह नहीं कर सकता, ठीक है, सेम गोत्र से। विजातीय विवाह, ठीक है, यानी दूसरे जात में भी विवाह नहीं कर सकता, यानी कोई संथाल है और वो उरांव से जाकर शादी नहीं कर सकता, ये भी क्या है, दोष में गिना जाएगा। गैर जनजातीय, गैर जनजातीय मतलब एक तो विजातीय नहीं कर सकता दूसरा जात में, और एक गैर जनजातीय भी नहीं कर सकता, यानी संथाल दूसरा जनजाति से भी नहीं कर सकता और दूसरा जाति से भी नहीं कर सकता। यानी संथाल है और किसी ब्राह्मण से जाके शादी कर लिया तो ऐसे भी नहीं कर सकता, ठीक है। और यौन अपराध, ये 4 तरह का अपराध है, सगोत्रीय विवाह, विजातीय, गैर जनजातीय और यौन अपराध तथा अन्य गंभीर अपराधों के लिए सबसे कठोर सजा बिटलाहा यानी सामाजिक बहिष्कार है। क्या है, सामाजिक बहिष्कार, जिसको बिटलाहा बोलते हैं, यानी समाज से उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि समाज से जो निकाला जाता है उसमें भी कुछ और प्रथा है, जिसमें सभी को भोज उज दे के अगर क्षमा योग्य पाप है
तो सभी को पार्टी देकर खिला पिलाकर गांव में वापस से गांव का इंसान बन सकता है। लेकिन होना चाहिए दोष ऐसा जो माफ करने योग्य हो, जिसमें देश माझी माझी ये लोग और सारे वरिष्ठ नागरिक माफ कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिख भी दिया है, देखिए सामने लिख दिया है, छोटे अपराध के लिए जुर्माना, भोजपात की व्यवस्था करने आदि जैसे दंड दिए जाते हैं। यानी पैसा ले लिया आपसे 5,000 फाइन, वो गांव का कोष में आ गया, गांव का कोई डेवलपमेंट होगा उससे, है ना, या सभी को भोज कराइए तब जाके, ठीक है। इस तरह से दोषी व्यक्ति को समाज के समक्ष क्षमा याचना के साथ लोगों के लिए सामूहिक रूप से भोज की व्यवस्था करनी पड़ती है। यानी जो दोष किया वो पहले क्षमा मांगेगा, हमको माफ कर दीजिए, उसके बाद सभी के लिए उसके घर की ओर से क्या रहेगा, भोज का व्यवस्था, यानी पूरा गांव को खिलाना होगा उसको। इसके बाद ही दोषी व्यक्ति के अपराध समाप्त होते हैं और वह पुनः संताली समाज का अंग बन जाता है। यानी बिटलाहा में भी ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी विवाद जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब अंततः उसको समाज से निष्कासित कर दिया जाता है और उस स्थान से निर्वासित कर दिया जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में भी संथालों की पारंपरिक संस्था सक्रिय है, यानी अभी भी पारंपरिक संस्था यानी जो परंपरा है वो चलता आ रहा है। सभी जगह लागू नहीं है, लेकिन जहाँ बहुसंख्यक है वहाँ लागू है, वो मानते हैं, अपनी प्रथाओं पर चलते हैं, ठीक है। हत्या व डकैती जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर अन्य अपराधों का निर्णय इसकी पारंपरिक संस्थाएं ही करती है। यानी किसी की हत्या कर दिया तो ये तो पुलिस का मामला हो गया, ये गांव में सुलझाने वाला मामला नहीं हुआ, तो इस स्तर का अपराध को वो जो है पारंपरिक संस्थाएं इसका निर्णय नहीं करती है, इसका निर्णय पुलिस करेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, बहुत ही अच्छा चीज आ रहा है, अच्छा टॉपिक जो कि बहुत जरूरी होता है जानना। इससे हम लोग को क्वेश्चन पूछता क्या है क्वेश्चन, देखिएगा संथाल के विभिन्न प्रकार के बापला यानी विवाह देखने को मिलते हैं संथाल में, ठीक। अब सबसे पहले सादाई बापला, ठीक है। देखिएगा इस प्रकार के विवाह में सादाई बापला में क्या होता है, जैसे एकदम नॉर्मल शादी जैसे हर जगह होता है। जैसे मान लीजिए संथाल में कोई लड़का पक्ष है और कोई लड़की पक्ष है, यानी वर पक्ष और वधु पक्ष एक दूसरे के घर गया, बातचीत किया, घरेलू रिश्ता बना, ठीक है। शादी के लिए लड़की वाले और लड़के वाले राजी हुए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के यहाँ पौन पहुंचाया गया, यानी वधु मूल्य, यानी बहू को ले जा रहे तो कुछ मूल्य चुकाना होगा, उसको वधु मूल्य बोलते हैं पौन। और पौन जो है 12 रुपये होता है, कितना रुपये, 12 रुपये। और उसके बाद जो वर पक्ष है वो बारात लेकर जाता है वधु के यहाँ, और बारात के बाद सिंदूर दान होकर शादी होता है, और शादी होने के बाद जैसे विदाई होता है वैसे ही होता है। और विदाई होने के बाद 6 दिन के बाद, ठीक है, वर पक्ष यानी वर पक्ष के तरफ से वर वधु दोनों वधु के घर में आते हैं, यानी लड़की के घर में आते हैं और रुकते हैं, और फिर वापस 1-2 दिन रुकने के बाद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे नॉर्मल रस्म रिवाज चलता है वही रस्म रिवाज सादाई बापला यानी सादा और सीधा विवाह, सादाई से सादा और सीधा विवाह यानी नॉर्मल विवाह जैसे विवाह हुआ करता है, सामाजिक विवाह, ठीक है। गोलाइटी बापला, देखिए गोलाइटी से याद रखिएगा, गोलट बहुत जगह हम लोग बोलते हैं गोलट या गोलाइटी, दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। तो गोलाइटी बापला यानी गोलाइटी विवाह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लड़का और लड़की, एक तरफ का लड़की और एक तरफ का लड़का, जैसे जहां से हम बहू लाए वहीं हम बेटा देंगे, जहां से हम बहू लाए वहीं हम अपने बेटा का विवाह करेंगे। यानी एक तरफ से लड़की आएगी और एक तरफ से लड़का जाएगा। यहां देखिएगा, इस प्रकार के विवाह में जिस परिवार में बेटी ब्याई जाती है उसी परिवार से पतोहू यानी बहू लाई जाती है। काम खत्म, यानी वहां से लड़की आई और यहां का लड़का चला गया वहां,
हो गया ट्रांसफर। इसमें पोन का सिस्टम नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वधु मूल्य इसमें लेने वाला बात नहीं होता है, क्योंकि वहां से बहू आई, यहां से बहू गई, हो गया काम खत्म। ठीक है, देखिए टुनकी दिपिल बापला, इस प्रकार के विवाह प्रायः गरीब लोगों के बीच होते हैं। टुनकी दिपिल बापला में क्या होता है, जैसे कोई गरीब लड़की वाले हैं तो वो वधु पक्ष कहां गए, देखिए इस प्रकार के विवाह में कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर देकर शादी रचा दी जाती है। यानी कन्या अगर गरीब घर से हो, ठीक है ना, और खर्च करने में सक्षम नहीं हो तो उस कन्या को कहाँ ले जाता, वर के घर में, और वहां पर सिंदूर डलवा के और शादी कर दिया जाता है, एकदम सिंपल और सादे तरीका से। इसको क्या बोलते हैं, टुनकी दिपिल बापला। चलिए और भी है बापला, देखिएगा। हाँ, घर दी जवाई बापला। घर जवाई हम लोग बोलते हैं ना, घर जवाई, ठीक, वही है घर जवाई। ठीक है, यानी कोई ऐसी लड़की के यहाँ आपका शादी हो जाता है और वहीं आपको रहना है लड़की के घर में। ठीक है, यानी दामाद को अपने ससुराल में रखेगा, ठीक है, वो अपने घर में रखेगा। इस प्रकार में विवाह में पुत्रहीन व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति का बेटा नहीं है वो तो चाहेगा ना कि मेरी बेटी घर में ही रहे और एक बेटा भी साथ में आ जाए। ठीक है, तो वर के गांव जाकर उसे ले आता है, वर के गांव जाकर उसे ले आया। वधु के लिए पोन देना पड़ता है। ठीक है, वधु के लिए वो लोग पोन भी देता है। ठीक है, तथा शादी के बाद उसे ससुराल में ही रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं है, उसका पूरा संपत्ति कौन संभालेगा, उसका बिजनेस को देख रेख कौन करेगा। इस हिसाब से ये वाला शादी होता है घर दी जवाई। ठीक है, चलिए अपगीर बापला, ठीक, अपगीर बापला, ठीक ना, हाई लेवल शादी है जो आज के जमाने में होता है। लड़के लड़की में जब प्रेम हो जाती है, मोहब्बत, ठीक है, लड़के लड़की में जब प्रेम हो जाती है तो पंचायत उनके माता पिता को, जब लड़का लड़की में प्रेम हो जा रहा है तो पंचायत उनके माता पिता को समझाकर शादी करवा देते हैं। ठीक, माता पिता को समझा करा दिए, अच्छा लड़का है, ऐसे नहीं समझाते, वैसे समझाकर शादी करवा देते। इस अवसर पर लड़के के पिता को गांव में भोज देना पड़ता है। इस अवसर पर लड़के के पिता को गांव में भोज देना पड़ता है। ठीक है, और शादी हो गया कंप्लीट। एक है इतुत बापला। ठीक है, जब लड़की के माता पिता उसके पसंद के लड़के के साथ विवाह नहीं कराते, यानी लड़की के माता पिता बोलते हैं कि हम तुम्हारे पसंद के लड़का से विवाह नहीं करेंगे, हम खोज के अच्छा लड़का से विवाह करेंगे, तो ऐसे में लड़का मेले या किसी भी पार्क में या किसी भी स्थल में जाकर क्या करता है, लड़की के माथे में सिंदूर लगा देता है। और सिंदूर लगा देता है तो 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या समझो रमेश बाबू। ठीक है, तो क्या होता है, सिंदूर लगा दिया तो शादी हो गया। और लड़की के माता पिता को इस बात की सूचना जब मिलती है तो वे लड़के के गांव जाते हैं तथा कन्या मूल्य प्राप्त कर विवाह करा देते हैं। कन्या मूल्य यानी पोन प्राप्त करते हैं 12 रुपया का और विवाह करा देते हैं राजी खुशी से कि अब तुम लोग कर ही लिए हो तो क्यों नहीं रीत रिवाज से कर दे। ठीक, तो इसको बोलते हैं इतुत बापला। एक चीज याद रखिएगा, घुमा के पूछ देगा और आप बोलिएगा कि नहीं एकदम इजी पूछता है। ठीक है, इस बार क्या पूछेगा किसी को नहीं पता है, इसलिए पूरा डीप में मैं पढ़ा रहा हूं और पूरा 1 लाइनर क्वेश्चन 80 क्वेश्चन लगभग है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कराऊंगा अभी। चलिए देखिएगा, निर्बोलोक बापला। इस प्रकार के विवाह में लड़की हटकर अपने पसंद के लड़के के साथ रहने लगती है। ठीक है, हट करती है, जिद करती है और अपने पसंद के लड़के के साथ रहने लगती है, तो इसकी सूचना जोग माझी को दी जाती है। देखिए, जैसे लड़की क्या हुई कि आई और हट करके, ठीक है, यानी लड़की लड़का वाला के यहाँ, लड़का के यहाँ, और डायरेक्ट घर में घुस गई, जिसको ढुकू बोला जाता है। ठीक है ना, डायरेक्ट घर में घुस गई। ठीक है, और घुसने के बाद बोले हम जाएंगे ही नहीं, अब तो शादी करेंगे तो इसी लड़का से करेंगे, अब तो बड़ा समस्या हो गया। तो ऐसा स्थिति में लड़के के घर वाले यानी माँ बाप
लड़की को समझाते हैं, ठीक ना, डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम जाओ जाओ यहां से जाओ, तब भी नहीं मानती है जब लड़की, तब क्या होता है, तब वैसे स्थिति में, है ना, तो इसकी सूचना जोग माझी को दी जाती है। हम बोले ना लव मैरिज विशेषज्ञ कौन रहता है, जोग माझी, लव मैरिज विशेषज्ञ जोग माझी, ठीक ना, जो कि युवक और युवतियों का सरदार कहलाता है, उसको बुलाई जाती है जो विवाह संपन्न कराता है सबकी मदद से मीटिंग करके। और जोग माझी उनके माता पिता को समझाता है और बोलता है चलिए अब लड़की आ ही गई, तो जब आ ही गई तो फिर क्या दिक्कत, घर तक आ गई है तो करा दीजिए शादी। इस तरह से जोग माझी क्या करता है, मीडिएटर का काम करके उन लोगों का शादी करा देता है। निर्बोलो बापला, यानी इसमें क्या हुआ, लड़की डायरेक्ट एंट्री मार दी, ठीक ना, बिना कुछ बोले, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री। बहादुर बापला, ये सबसे वीरता वाला शादी है, हाँ, ये सबसे जबरदस्त शादी है। लड़का लड़की जंगल में भाग जाते हैं, पुराना फिल्म जैसा, ठीक ना, ओल्ड मूवी जैसा लड़का लड़की क्या करते हैं, जंगल में भाग जाते हैं, ठीक है, एवं एक दूसरे को माला पहनाते हैं, ठीक, वो भी पुराना फिल्म टाइप का, गेंदा फूल का माला, ठीक है, तो माला पहनाते हैं और पुनः घर लौट आते हैं। तो ये तो बहादुरी का काम हुआ कि नहीं, जंगल भागे उतना उतना दूर, माला पहनाए, ठीक, और अपना अपना घर नहीं लौट गए, ऐसा मत सोचिए घर लौट आते हैं मतलब अपना अपना घर नहीं, माला पहनाए, शादी किए, वापस लड़का और लड़की दोनों लड़का का घर आ जाते हैं और लड़के के घर में चुप से आके लड़का लड़की रह जाते हैं और रहने के बाद विवाह संपन्न, ठीक है, विवाह संपन्न माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए राजा राजी बापला, इससे समझ में आ रहा है आपको, बहादुर समझ में आया, बहादुरी का काम किया, ठीक ना, है ना, बहादुरी का काम किया। अब राजा राजी मतलब राजी खुशी से, राजी खुशी से। देखिए इस प्रकार के विवाह में लड़का लड़की गांव के माझी के पास जाते हैं और बोलते हैं माझी साहब हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हमारी लिए कुछ उपाय लगा दीजिए और हमारी शादी करा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार विवाह में लड़का लड़की गांव के माझी के पास जाते हैं, माझी उन्हें लड़की के घर ले जाता है। माझी कहाँ ले जाता है, लड़की के घर ले जाता है माझी उन्हें, ठीक है, और माझी उन्हें लड़की के घर ले जाता है एवं सभी के सहमति से विवाह संपन्न किया जाता है, ठीक है। माझी क्या करता है, लड़की के घर जाता है क्योंकि लड़की के घर वालों को मनाना जरूरी है, और वहां जाकर बोलता है माझी कि सुनिए साहब, लड़का भले निठल्ला है, कुछ काम नहीं करता है, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, भले पीता खाता है लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, तो इससे करा दीजिए, ठीक है। शोले फिल्म का डायलॉग याद होगा, ठीक है। तो वैसे ही बोल के क्या करता है, लड़की का विवाह करा देता, क्योंकि मियाँ बीबी हो राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, 2-3 और बचा है शादी का, ठीक है। उसके बाद सजा, शादी भी एक सजा है, इसीलिए सजा, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग शादी देख लेते फिर सजा पे चलेंगे। तो देखिए सांगा बापला, ठीक है, विधवा एवं विधुर की शादी, यानी एक लड़की जो विधवा हो चुकी है, जिनका पति इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, और एक लड़का जिनकी पत्नी डेथ कर चुकी है, वो भी अकेला है, तो वो दोनों आपस में बात करके शादी कर लेते हैं। वैसे शादी को सांगा बापला कहा जाता है, यानी संग में बात कर कर शादी कर लेना, यानी विधवा और विदुर या विधुर ऐसे बोलते हैं, ठीक ना, तो वो, ठीक है। किरिंग जवाएं बापला, ठीक, जब लड़की दूसरे पुरुष से गर्भवती हो जाती है, यानी ये अजीब सा स्थिति है, एक लड़की जो दूसरे पुरुष से गर्भवती हो जाती है, तो इस लड़की से शादी के लिए इच्छुक व्यक्ति को कुछ राशि देकर शादी करा दी जाती है, और वो कोई भी इंसान जो इस लड़की को अपनाना चाहता है उसको कुछ रकम देकर, कुछ पैसे देकर, कुछ दान दहेज देकर
और उससे शादी करा दी जाती है ताकि समाज में उस लड़की को उसका हक मिल सके, वो लड़की को दिक्कत ना हो, जिंदगी में वो भी आगे बढ़ सके। उसके लिए किरिंग जवाए बापला विवाह है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बिटलाहा जिसके बारे में पढ़े थे, वो सजा था जिसमें या तो आप अगर अंतर मतलब सेम गोत्र में शादी करते हैं, या अंतर जातीय यानी दूसरा कास्ट में शादी करते हैं, या अंतर जनजातीय भी करते हैं, या ऐसा कुछ करते हैं जो कुछ गलत हो, उसके लिए क्या होता है? बिटलाहा। ठीक। संथाल एक अंतर विवाही जनजाति है जिनके बीच समगोत्रीय यौन संबंध निषिद्ध है। ठीक है। समगोत्रीय यौन संबंध निषिद्ध है यानी मना है। जब कभी को निषिद्ध यौन संबंध की मर्यादा का उल्लंघन करता है तो वैसे अपराधियों को बिटलाहा यानी जाति से अलग कर दिए जाने के प्रथागत कानून के अंतर्गत दंडित किया जाता है। अनैतिक यौन संबंध को संथाल ईश्वरीय कोप मानते हैं, यानी अगर अंतर मतलब सेम गोत्र में यौन संबंध बना रहे हैं या सेम गोत्र के साथ विवाह कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा चीज कर रहे हैं जो इलीगल है संथाल जनजाति में, तो वैसे में वो लोग मानते हैं कि ईश्वरीय कोप यानी भगवान इससे नाराज हो जाएंगे और नाराज होकर ये क्या कर देंगे? श्राप दे देंगे। तो उसके लिए बिटलाहा द्वारा अपराधी को दंड देकर वे अपने देवताओं को प्रसन्न करते हैं कि हे भगवान, इस हमारे गांव में इस व्यक्ति ने ऐसा खराब काम किया है जो हमारे समाज में बुरा है, इसलिए हम इस लड़के को दंडित कर रहे हैं। भगवान आप इस गांव पे अपनी कृपा, असीम कृपा बनाए रखना। ठीक है। इस तरह से ईश्वरीय कोप से अकाल, अतिवृष्टि, महामारी इत्यादि फैलने का उन्हें डर रहता है। यानी संथाल जनजाति के लोग ऐसे सोचते हैं कि ये गलत हुआ है और गलत के चलते भगवान क्या करेंगे? कोप मतलब गुस्सा हो जाएंगे और श्राप देंगे, तो बहुत ज़्यादा वर्षा होगा या सूखा आ जाएगा, तो सारा फसल नष्ट हो जाएगा, सभी गांव वाले का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसको सोचकर उन्हें बहुत डर लगता है और डर लगता है इसीलिए वो बिटलाहा सजा देते हैं और भगवान को खुश करते हैं कि हे भगवान, ये गलती किया तो उसको हम लोगों ने सजा दे दिया है। बिटलाहा का शाब्दिक अर्थ निर्वासित या बहिष्कृत विधि। बिटलाहा का मतलब होता है निर्वासित करना या बहिष्कृत करना। निर्वासित और बहिष्कृत का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई लड़का कोई गांव का है, ऐसी गलती, ऐसी यौन संबंध बनाता है तो उसको गांव से ही निकाल दिया जाता है। लेकिन इस समस्या का कुछ समाधान भी है। इसमें भी अगर माफ़ करने योग्य कोई सजा है तो उसमें अगर वो माफ़ी मांगकर और सभी को खिला देता है, भोज दे देता है, तो उसको माफ़ कर दिया जाता है, अगर सजा माफ़ी योग्य हो तब। ठीक है। चलिए अब पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन पर नजर बनाइएगा। जितना हम लोग टॉपिक के अंदर पढ़े एक एक क्वेश्चन करेंगे, उससे 2-4 क्वेश्चन और ज्यादा करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान क्या है? ठीक है। तो संथाल का स्थान क्या है? तो पहला है, अभी जस्ट पढ़े थे। चलिए, ये एक्चुअल में पीडीएफ में है इसलिए हमको आगे बढ़ाना होगा, रिमोट काम नहीं करेगा इसमें। ठीक है। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल, तो संथालों का मुख्य निवास स्थल बोलेगा तो संथाल परगना, मुख्य निवास स्थल बोलेगा तो संथाल परगना। ठीक है। प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया? मैं बोला कि झारखंड के अधिकांश जनजाति किसमें आते हैं? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आते हैं, और संथाल भी किसमें आते हैं? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आते हैं। ठीक है। संथालों में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? संथालों में कौन सी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? तो बी। ठीक है। बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है संथालों में। ठीक। संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में
प्रवेश करने के पूर्व ये क्या कहलाते थे? तो झारखंड में प्रवेश करने के पूर्व ये खरवार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? खरवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? ये आप लोग जानते ही हैं। कितने गोत्र? 12 गोत्र। मैं बताया भी था, मरांडी, किस्कू, हेम्ब्रम, ठीक ना, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट, संथाल समाज कितने हडों या वर्ण में विभक्त है? तो संथाल समाज 4 हडों या 4 वर्ण में विभक्त है। ध्यान रखिएगा, ये अलग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी जनजाति 4 हडों किस्कू हड, सोरेन हड, देखिए किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड और मरुड़ी हड में विभक्त है? तो अभी अभी पढ़े, ये 4 हड का नाम भी आपके पास आ गया, ये संथाल में है। चलिए, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, यह एक अंतर्विवाही जनजाति है। तो सही बात है, ये अपने गोत्र में नहीं दूसरे गोत्र में विवाह करते हैं और इसमें समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। सही बात है, अगर अपने गोत्र में विवाह कर लीजिएगा तो बिटलाहा मिलेगा सजा। इसमें प्रायः एक विवाह की प्रथा है, यह भी अधिकांशतः यही होता है कि एक ही विवाह होता है। ठीक है, उपयुक्त सभी, आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, संथालों के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? तो संथालों के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? एकल और संयुक्त दोनों ना, एक और दो दोनों, एकल और संयुक्त दोनों पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो परिवार का प्रधान पिता होता है, तो पितृसत्तात्मक होता है यह समाज। संथाल परिवार पितृसत्तात्मक, प्रतिवंशीय और पितृस्थानीय होता है। सही बात है। ठीक, समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान है, यह भी सही बात है। ठीक है, पुत्रों को जमीन जायदाद में कोई हक नहीं मिलता है, मिलता है हक। ठीक है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संथाल समाज, ठीक है, संथाल समाज में कितने प्रकार की नातेदारी पाई जाती है? तो संथाल समाज में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के नातेदारी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? दीक्षा और संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? चाचो छठिहार, जिसमें थोड़ा छोटा सा पार्टी भी दिया जाता है, ठीक ना, डांस उस भी किया जाता है। तो दीक्षा संस्कार किसको बोलते हैं? चाचो छठिहार। संथालों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो संथालों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। सही है। जीजा साली विवाह और देवर भौजाई विवाह की मान्यता है, विधवा भी प्रचलित है। सही बात है। ठीक है, अच्छा, इनमें तलाक की प्रथा पाई जाती है। सही है। उपयुक्त सभी, सत्य बोल रहा था तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? मैं अभी अभी पढ़ा हूं। कितने प्रकार की विवाह प्रचलित है? तो 8 प्रकार की। ठीक है, 8 प्रकार की। ठीक है, संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? अभी अभी बोला हूं कि विवाह को क्या बोला जाता है, पढ़ाया हूं तो बापला। क्या बोला जाता है? बापला। ठीक, चलिए नेक्स्ट। किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? किरिंग बापला जो विवाह का प्रथा है वो संथाल का सबसे पॉपुलर विवाह का प्रथा है, किरिंग बापला। चलिए नेक्स्ट। किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतूत, निर्बोलोक, टुनकी, दीपिल, बापला, घर दी जवाई, सांगा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है?
तो बताने का जरूरत है, संथाल जनजाति में है। किस जनजाति में है? संथाल जनजाति में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है? संथाल जनजाति में अभी अभी बोला सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह कौन सा है? किरिंग बापला। अभी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन को छोड़े नहीं है। ठीक है, सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। किरिंग बापला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन निम्न में से सत्य है? उपयुक्त सभी, यह विवाह अगुआ के माध्यम से तय होता है। सही बात है। इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पौन दिया जाता है। बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष द्वारा वहन किया जाता है। सही बात है। ये तीनों जो हम सबसे पहला बापला बताए थे, किरिंग बापला को सदाई बापला जो बोले थे, सादा सादी विवाह। ठीक है, तो वही किरिंग बापला है। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए, निम्न में से कौन सा विवाह विधवा प्रतियक्तता, विधवा प्रतियक्तता का विवाह है? कौन सा विवाह विधवा प्रतियक्ता का? मैं बताए थे सांगा, यानी अपने संग में दोनों बात कर लेते हैं और विधवा और विधुर का विवाह हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं टुनकी दिलीप बापला। क्या है ये? गरीब लड़की जो है लड़का के यहाँ चली जाएगी फैमिली के थ्रू और वहां पर शादी हो जाता है सिंदूरदान होके, इसको बोलते हैं। घरदी जवाई क्या है? लड़का चला गया, ठीक है, लड़का चला गया, लड़की के यहाँ रह रहा है। ठीक है, शादी होने के बाद वो घर जवाई बन के, उसी को बोलते हैं घरदी जवाई। ठीक है, चलिए, संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो क्रय विवाह को क्या बोला जाता है? सादाई बापला, वही जो एकदम फर्स्ट में पढ़े थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इसमें गोलाइटी बताए थे, अदल बदल, यानी बहू वहां जाएगी बेटी यहां आएगी। बहादुर बापला ही बताए थे, जंगल में भाग जाएगा फिल्मी स्टाइल में, गेंदा फूल का माला डाल के शादी कर लेगा, उसको क्या बोलते हैं? बहादुर। ठीक है, संथालों में विनिमय, संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? क्रय विवाह तो बताए सादाई बापला, और विनिमय विवाह को क्या बोलते हैं? गोलाइटी बापला। विनिमय मतलब एक्सचेंज, लड़की गई और लड़का आया तो क्या हुआ? विनिमय। ठीक है, तो गोलाइटी बापला। ठीक है, विधवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? अभी अभी जस्ट बताए थे, विधवा विवाह क्या है? सांगा बापला, सांगा बापला। चलिए, सेवा विवाह, अभी सेवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो सेवा विवाह किसमें बोलते हैं? घरदी जवाई, यानी जवाई वहां जाएगा और सेवा करेगा, क्योंकि उसके पास पुत्र नहीं है, क्योंकि उनके पास पुत्र नहीं है, तो सेवा विवाह। संथालों में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? हठ विवाह, ये किस नाम से जाना जाता है? तो हठ विवाह निर्बोलोक। मैं बताया था कि लड़की क्या करेगी? डायरेक्ट लड़का का घर चली जाएगी और वहीं रह जाएगी। ठीक है, और बोलेगी अब तुम्ही से शादी करना है, तो हठ में अड़ जाएगी। घर वाले बोलेंगे कि चलो नहीं यहां से भागो, तो मानेगी नहीं। लास्ट में उसका विवाह संपन्न कराया जाएगा। ठीक है, जोग मांझी के द्वारा। ठीक है, चलिए, इतुत विवाह से के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इतुत विवाह अभी अभी जस्ट बताया था, कौन सा कथन सत्य है? तो यह प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप होता है। सही बात है, इतुत विवाह प्रेम प्रसंग, माता पिता के स्वीकृति के बिना होता है। सही बात है। ठीक है, मांझी के माध्यम से जुर्माना चुकाकर होता है, यह भी सही बात है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मर्जी नहीं रहता ना, जब दबाव दे के होता है ना, इसीलिए। ठीक है, दबाव दे के होता है, माता पिता मना करते हैं, दबाव दे के होता है, इसीलिए ये जुर्माना इसमें कुछ लगता है, उसके बाद मांझी शादी करवा देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिए जाने वाला, वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिए जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? सबको पता है क्या कहलाता है? पौन। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मृत्यु को संथाल स्वाभाविक और सार्वभौमिक मानते हैं, सही बात है। ठीक है। संथालों में शव को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा है, सही बात है। यहां असत्य पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। शव को नदी नाले के किनारे स्थित शमशान में जलाया जाता है, सही बात है। संथालों में मुखाग्नि देने का रिवाज नहीं है, ठीक है, असत्य बोल रहा है। तो मुखाग्नि देने का रिवाज है, ठीक है, ये नहीं है बोल रहा, तो यही क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, चलिए। संथालों का सर्वोच्च देवता कौन? ठीक है, संथालों का सर्वोच्च देवता मैं बोला हूं सिंहबोंगा है, और द्वितीय प्रमुख देवता ये है। और जाहिर एरा कहाँ रहता है? साल और महुआ का झाड़ में, महुआ और साल के झाड़ में जाहिर एरा, ठीक ना, देवता और भी देवता वहां पे मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और जय धर्मेश भी लिखा हुआ है यहां, ठीक है। चलिए, संथालों को दूसरा सर्व प्रमुख देवता कौन? अभी अभी बताया हूं कि मारांगबुरु संथालों का द्वितीय प्रमुख देवता है, सिंहबोंगा पहला। मुंडा का भी आएगा तो पहला कौन? सिंहबोंगा। ठीक। संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है? संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है? तो जाहिर एरा। मैं बोला कि अंदर शाल और महुआ के वृक्ष के पास जो एक भगवान का स्थान होगा, वहां भगवान मतलब जो भी देवता है जाहिर एरा नामक देवता, वो वहां निवास करते हैं और अन्य देवी देवता भी वहां निवास करते हैं। ठीक। संथालों के किस देवता का निवास स्थान साल वृक्षों से घिरा जाहिर थान होता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? जाहिर एरा। ठीक है, जाहिर एरा, टिक लगाने का जरूरत नहीं है। चलिए, संथाल समाज में किस विश्व की विधता माना जाता है? किसे विश्व का विधाता माना जाता है? संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना जाता है। नेक्स्ट, संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? तो संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? जाहिर एरा। जाहिर एरा देवी दुर्गा को जाहिर एरा के नाम से पुकारते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संथालों का गृह देवता है, तो संथालों का गृह देवता कौन है पूछ रहा है। तो संथालों का गृह देवता कौन है? कौन है गृह देवता इसमें? ओड़क बोंगा। ठीक ना, गृह देवता यानी घर का देवता होता है ओड़क बोंगा। ठीक है, गृह देवता। ठीक है, चलिए, संथालों का कुल देवता, संथालों का कुल देवता है, कौन हो जाएगा संथालों का कुल देवता? आबगे बोंगा। आबगे बोंगा ये संथालों का कुल देवता है, ठीक ना, है ना। चलिए, संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन? तो सबको पता है संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होगा? संथाल गांव का धार्मिक प्रधान, धार्मिक प्रधान बोलेगा तो नायके हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायके। ऐसे प्रधान बोलेगा तो मांझी होगा, धार्मिक प्रधान बोलेगा तो नायके। लेकिन पूजा पाठ कहीं कहीं मांझी भी दिया रहता है, क्योंकि पूजा पाठ गांव में वो भी करते हैं, इसलिए नायके ऑप्शन नहीं रहेगा। तब आप क्या मारिएगा? मांझी को मारिएगा। ठीक है, चलिए, साफाहोड़ संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? साफाहोड़ संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? तो ये संथाल जनजाति से ही है। आगे बढ़ा देते हैं। सनातन संथालों को क्या कहा जाता था? तो सनातन संथालों को क्या कहा जाता था? बोंगा होड़। क्या कहा जाता था? बोंगा होड़। ठीक है, बोंगा होड़। ठीक, चलिए, कंफ्यूजन हो रहा था। संथाल गांव की पंचायतें कहां बैठती है? ठीक है, पूछ रहा क्वेश्चन, संथाल गांव की पंचायतें कहां बैठती है? मैं बताया कि मांझी थान में ही संथाल गांव की पंचायतें बैठती है, तो यहां क्या हो जाएगा? मांझी थान। ठीक है, मांझी थान। चलिए, नेक्स्ट, ऐसे कहीं कहीं और भी पंचायत, लेकिन मांझी थान में भी छोटे मोटे पंचायत बैठते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट, संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? ठीक है,
तो संथाल गांव का प्रधान कौन हो जाएगा? मांझी। प्रधान कौन हो जाएगा? मांझी। ठीक है, संथाल गांव का प्रधान कौन हो जाएगा? मांझी। ठीक ना। पाहन किसको बोलते हैं? पुजारी को बोलते हैं। ठीक ना। तो प्रधान कौन हो जाएगा? मांझी, और पाहन पुजारी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? तो संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? जोग माझी। मैं बताया था कि जोग माझी युवक एवं युवतियों का सरदार होता है। युवक एवं युवतियों का सरदार, युवतियों का सरदार। ठीक, युवक एवं युवतियों का सरदार। ये तो पाहन हुआ, ये मांझी प्रधान हुआ, पाहन क्या हुआ? पंडित जी हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिटलाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आ जाते हैं बिटलाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह संथाल समाज का सबसे कठोर सजा है। सही बात है। यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। सही बात है। बिटलाह मतलब ये होता है सामाजिक बहिष्कार। यह सजा निषिद्ध यौन संबंध स्थापित होने पर अपराधियों को दी जाती है। सही बात है। तो तीनों का तीनों सही, यानी उपयुक्त सभी। चलिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? संथालों के सारे पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, तो सारे यानी अधिकतर है, 99% है, तो सही बात है। संथालों के त्योहार का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। यह भी सही बात है, आषाढ़ महीने से होता है। बहाबा, सोहराई, एरोक, शरहुल, माघाशीम, हरिहारशीम, करम, बंदना इनके मुख्य पर्व है। सही बात है। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट। सोहराई पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो सोहराई पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो सोहराई पर्व पौष माह में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सोहराई पर्व पौष माह में मनाया जाता है। सोहराई पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? जब हम लोग पर्व पढ़ेंगे ना अलग अलग, उस समय इसके बारे में और डिटेल बताएंगे, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। ठीक है, तो सोहराई पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 5 दिन तक सोहराई पर्व मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। संथालों का प्रिय त्योहार सोहराई किस समय मनाया जाता है? यह पूछ रहा है। तो देख लीजिए, आ भी गया इसी में क्वेश्चन। फसल कटने के समय मनाया जाता है। फसल काटने के समय मनाया जाता है। एरोक पर्व किस माह में मनाया जाता है? एरोक पर्व किस माह में मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो एरोक पर्व आषाढ़ माह में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हरियाण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाण पर्व जो है वो सावन के समय में मनाया जाता है। ठीक है, हरियाली से समझ में आ रहा है, उस समय हरियाली रहता है। ठीक है, सावन में हरियाली से हरियाण हो गया, और हरियाण पर्व सावन में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाहाबा पर्व, बाहाबा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो बाहाबा पर्व फाल्गुन में मनाया जाता है। ठीक है, फाल्गुन में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये सबको पता होगा कि बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फूल। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संथालों का कौन सा पर्व उरांव मुंडा के सरहुल के समान होता है? उरांव मुंडा के सरहुल के समान कौन सा पर्व होता है? बा पर्व। बाहा या बा, यही सबसे बड़ा पर्व भी है संथाल के हिसाब से। ऐसे झारखंड का सबसे बड़ा पर्व तो सरहुल होता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा ये हुआ बा पर्व। बाहा के पहले दिन का नाम है, बाहा पर्व यानी बा पर्व के पहले दिन का नाम है, क्या नाम रहता है? उम। क्या रहता है? उम। ठीक है, नेक्स्ट। माघ सिम पर्व किस माह में, माघ सिम पर्व किस माह में मनाया जाता है? बताइएगा। तो माघ सिम पर्व, माघ यहां दे दिया तो फिर दिमाग लगाने का जरूरत है। माघ सिम पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माघ माह में मनाया जाता है। चलिए
सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? अभी अभी पढ़े थे, सावन में हरियाली आ जाएगा तो हरा भरा हो जाएगा, तो हरियार पर्व। हरियार, हरियाड़ ऐसे ड लिखा रहता है, ठीक है, हरियाड़ सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों में कितने राग पाए जाते हैं? एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो संथालों में कितने राग पाए जाते हैं? तो 10 राग पाए जाते हैं संथालों में। कितने राग? 10 राग, ठीक है। नेक्स्ट, संथालों के राजनीतिक संगठन, संथालों के राजनीतिक संगठन में कौन सा कथन सत्य है? तो संथालों का प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है, सही बात है। पंचायत का मुखिया मांझी होता है, सही बात है। मांझी का सहायक जोग मांझी कहलाता, सही बात है। तो उपयुक्त सभी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, मांझी की अनुपस्थिति में उनका कार्य कौन संपादित करता है? मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन संपादित करता है? तो प्रामाणिक संपादित करता है। पारानिक वहां लिखा हुआ था उस किताब में, जिस किताब से आपको पढ़ा रहे थे, तो वही प्रामाणिक या पारानिक लिखा रहता है, ठीक है। ये क्या होता है? उप प्रमुख होता है, यानी उप मुखिया हुआ, ठीक है। और जोग मांझी क्या होता है? युवाओं का। गौड़ैत क्या होता है? ये सूचना देता है आके मांझी को और ऊपर के जितने भी कर्मचारी हैं उनको, ठीक है। चलिए, संथाल गांव का संदेशवाहक क्या कहलाता है? देखिए अभी अभी बोले ना, संदेशवाहक जो संदेश देगा वो क्या कहलाएगा? गुड़ैत। पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, गुड़ैत, ठीक है। नेक्स्ट, परगना का प्रधान क्या कहलाता है? परगनैत होगा। देखिए परगना का प्रधान क्या कहलाएगा? परगनैत। देखिए जोग परगनैत भी दे दिया है भरमाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा वो नहीं होगा, ठीक ना। जोग मांझी होता है, लेकिन जोग परगनैत सुने हैं? नहीं सुने हैं, ठीक है। इसीलिए संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सबको पता है, संथाली भाषा। किस लिपि में? ओल चिकी लिपि में। ओल चिकी लिपि में उसको कौन लिखा है? रघुनाथ मुर्मू लिखा, रघुनाथ मुर्मू लिखा है, ठीक। निम्न में से किस जनजाति की लिपि ओल चिकी है? तो संथाल की है, बताने का जरूरत नहीं है। ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू। अभी अभी 10 बार बोल चुके होंगे, पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा ओल चिकी लिपि को, ओल चिकी नहीं, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट, संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं, क्या होते हैं लोक कथा में? तो संथाल लोग चूंकि जंगल से बिलोंग करते थे, झारखंड के हैं, गांव में रहते थे, तो पशु, किससे? पशु। चलिए नेक्स्ट, संथाल में हेम्ब्रम जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? आज देखिए बोले थे ना हम कि अपना गोत्र चिन्ह को नहीं करना है, नहीं खाना है, नहीं कुछ करना है, तो पान पत्ता है। क्या है? पान पत्ता, ठीक है। हेम्ब्रम का क्या है? पान पत्ता। कौन सा गोत्र चिन्ह हासदा जनजाति का है? तो हासदा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो हासदा, हा से हंस, तो जंगली हंस। क्या हो जाएगा आंसर? जंगली हंस, जंगली हंस हासदा का, ठीक है। हेम्ब्रम का पढ़ ही लिए। अच्छा, सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? पक्षी है। क्या है गोत्र चिन्ह सोरेन का? पक्षी है, पक्षी, पक्षी है सोरेन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसका गोत्र चिन्ह माडरा घास है? किसका गोत्र चिन्ह माडरा घास है? तो किसका गोत्र चिन्ह? मरांडी, म से मरांडी, म से माडरा घास, ठीक है। मिलता जुलता नाम है, देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस संविधान, एक सेकंड, बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? बेसरा जनजाति का, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? बाज पक्षी। क्या है? बाज पक्षी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्के गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? ठीक है,
तो बास्के गोत्र का नाग सांप है। गोत्र चिन्ह क्या है? नाग सांप, यानी इसको नाग सांप नहीं मारना है, ठीक है, यानी सांप नहीं मारना है इसको, ठीक। पौड़िया गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? तो पौड़िया गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? तो पौड़िया गोत्र का गोत्र चिन्ह है कबूतर। पौड़िया गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? कबूतर है। हाँ, नेक्स्ट, चोंडे गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? तो चोंडे गोत्र का गोत्र चिन्ह है छिपकली, यानी इनको छिपकली नहीं मारना है चोंडे गोत्र को, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, संथाल महिलाओं को निम्न में से कहां जाना निषिद्ध है? संथाल महिलाओं को मांझी थान जाना निषिद्ध है, बताए थे, मांझी थान जाना निषिद्ध है संथाल महिलाओं को, ठीक है ना। जादो पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही है? तो किसकी? तो ये संथालों की रही है। किसकी रही है? संथाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली संथालों की सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है? अभी अभी जस्ट बोले हैं, उसी क्वेश्चन को घुमा के तो क्या हो जाएगा? जादो पटिया, जो सबसे फेमस है संथाल में। चलिए नेक्स्ट, जादो पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? जादो पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में बोला जाता है जादो। क्या बोला जाता है? जादो, ठीक है। ये आज इतना ही क्वेश्चन था। आज का ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ये वीडियो जिन लोगों ने भी पूरा देखा वो एक बार अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। इसके अलावा अदर क्वेश्चन आने का कोई गारंटी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अधिक से अधिक इसमें हम लोग शामिल किए क्वेश्चन। इसके अलावे हम क्या कर रहे हैं, एक दिन अल्टरनेट चैप्टर वाइज ला रहे हैं, एक दिन वो ला रहे हैं वन लाइनर यानी ऑप्शनल, ठीक है। तो उसको भी आप पढ़िए, इसको भी पढ़िए। मैं 3 बुक का कलेक्शन ला रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोग भी मेहनत कीजिए। बोलते बोलते गला दर्द हो जाता है, फिर भी बोलना बंद नहीं करते, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके और इस बार जेएसएससी सीजीएल में रिजल्ट कर सके। जिस भी भाइयों को ये वीडियो मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है वो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।